रूस के विक्ट्री डे पर हुई सेना की परेड के बाद राष्ट्रपति पुतिन की सेहत पर पश्चिमी मीडिया में खलबली मच गई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि पुतिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस खबर को सच साबित करने के लिए पश्चिमी मीडिया अब तक कई दलीलें दे चुकी है। साथ ही पुतिन की कई तस्वीरें दिखाकर दावा किया गया कि उनकी सेहत खराब है। ऐसी एक तस्वीर रूस के विक्ट्री डे की सामने आई, जिसमें सेना की परेड के दौरान पुतिन अपने पैर पर कंबल रखे दिखाई दिए। यही नहीं, बताया गया कि उन्हें कई बार वहां खांसी भी आई। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और पश्चिमी मीडिया ने यहां तक कह दिया कि पुतिन की सेहत खराब होने के ये संकेत हैं। युद्ध के दौरान किसी ने उनको कैंसर बताया तो किसी ने उनकी मानसिक हालत पर सवाल उठाए और विक्ट्री डे के दिन इन खबरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुतिन की सेहत पर सवाल तब भी उठे थे जब बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने से पहले उनका एक हाथ तेजी से कांपता हुआ नजर आया था। हालांकि इन खबरों पर रूस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी के मुद्दे पर पुतिन का खुलकर समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंग के 76 दिन बीत जाने के बावजूद रूस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए पुतिन की सेना की खराब रणनीति को जिम्मेदार ठहराया गया। और ये आरोप न केवल विरोधियों ने लगाया, बल्कि रूसी राष्ट्रपति का समर्थन करने वाले कुछ पत्रकार भी अब इस मुद्दे पर पुतिन को घेरने में जुट गए। इस बीच पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है, उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना के पास हथियारों की कमी का मुद्दा उठाया और डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में जारी जंग में रूसी सेना के पास समय रहते हथियारों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। इसी तरह कुछ और पत्रकारों ने भी रूसी सैनिकों के पास जरूरी चीजों की कमी का आरोप लगाकर पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधा। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच कुछ सैन्य ठिकानों पर आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी जवानों को मार गिराने की भी बात कही। हालांकि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर यह हमले किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूस के जंगी काफिले को निशाने पर ले लिया। उसने दावा किया कि इस हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसकी गवाही दी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो ने। दावा किया गया कि डोनेट्स्क की तरफ जाने वाली इस सड़क से रूस का जंगी काफिला गुजर रहा था, जिसे यूक्रेन की फौज ने निशाने पर लिया और वहां करीब दर्जन भर धमाके किए। यूक्रेन के मुताबिक उसे इस काफिले की जानकारी पहले से थी और उसने सही वक्त पर रूसी सैनिकों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। दावा है कि इस हमले में रूस के 11 में 7 जंगी ट्रक तबाह हो गए, जिनमें कई हथियार और बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। साथ ही रूस को इसमें कई सैनिकों का नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना पर अपने टैंकों से जमकर गोलाबारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में यूक्रेन के 2 सैनिक टैंक पर सवार दिखे, जबकि वहां से दूर खड़ा एक दूसरा जवान उन दोनों को निर्देश देता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमले का ऑर्डर दिया, टैंक के कई गोले दुश्मन पर दाग दिए गए। सामने आई तस्वीरों में जंग के मैदान में कई टैंक आग उगलते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से की गई जबरदस्त गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंकों से एक एक कर कई राउंड गोले दागे गए। वहीं जैसे ही गोलाबारी की आवाज शांत हुई, वहां से दूर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हार के डर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दावे के मुताबिक रूस अब इस जंग को जंग कहने से ही बचना चाहता है, जिसके लिए रूस की मीडिया और वहां की वेबसाइट्स के लिए एक फरमान भी जारी कर दिया गया। और इस फरमान के मुताबिक यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध की कोई भी खबर युद्ध कहकर नहीं चलाई जाएगी, बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक सैन्य अभियान बताया जाएगा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस में ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि वहां के लोगों को आने वाली हार के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा सके। यानी अगर रूस की हार होती भी है तो वो इसका ऐलान महज एक सैन्य अभियान के फेल होने के तौर पर करेगा, न कि जंग हार जाने के। यूक्रेन के मुताबिक रूस ऐसा करके अपनी सेना को शर्मिंदगी से बचाते हुए अजेय साबित करने की कोशिश में भी जुट गया।
यूक्रेन ने रूस के इस नए प्रोपेगेंडा को शुरू करने के पीछे की वजह भी बताई, जिसके मुताबिक रूस को अब अपनी सेना की हार का डर सताने लगा है, जो कि पिछले 76 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रही है। इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस के हाथ अब तक कुछ ज्यादा नहीं लगा। मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे के लिए उसकी सेना 76 दिनों के बाद भी लड़ रही है, जबकि राजधानी कीव से तो रूस को अपनी सेनाएं हटानी तक पड़ गईं। यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्वी हिस्से डॉनबास में भी रूसी सेना को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जैसा उसने सोचा था। रूस को बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को भी खोना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसे में पुतिन को हार का डर सताने लगा है और यही वजह है कि रूस में एक नए प्रोपेगेंडा को शुरू कर दिया गया। उधर रूस ने स्नेक आइलैंड को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन की सेना की तरफ से किए गए एक बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, जिस पर जंग शुरू होते ही रूस ने कब्जा जमा लिया था और तभी से वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें कभी यूक्रेन की सेना रूस के किसी जंगी जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करती है, तो कभी रूस यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने का दम ठोकता है। लेकिन इस बार रूस ने जो दावा किया, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर ये यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस के मुताबिक विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यानी 8 मई की रात को यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर हमला बोला, जिसमें यूक्रेन ने सुखोई 27 और सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। वहीं सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 को भी हमले में लगाया गया। यही नहीं, रूसी सेना पर हमले के लिए मी-8 और मी-24 को भी भेजा गया, जबकि समंदर में उसकी सेना की कई बोट सैनिकों और हथियारों के साथ स्नेक आइलैंड की तरफ बढ़ी। यूक्रेन की सेना का यह हमला कामयाब नहीं हो पाया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे के यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और वहां हमला करने वाली यूक्रेन की नौसेना की 3 बोट को तबाह कर दिया, जिन पर भारी हथियारों के साथ कई सैनिक तैनात थे। यही नहीं, रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन की सेना के 4 सुखोई विमान भी ढेर कर दिए। साथ ही 29 ड्रोन भी तबाह कर देने का दावा किया गया, जिनमें 8 बायरक्तार TB2 शामिल रहे। रूस ने यूक्रेन की सेना के हमले का जवाब देते हुए 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही स्नेक आइलैंड पर भी लड़ाई जारी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां इतना बड़ा हमला कभी नहीं बोला था। रूस के साथ 2.5 महीने की जंग में यूक्रेन के लिए ये सबसे बड़ा झटका है जो उसे स्नेक आइलैंड में लगा। तो आखिर क्या वजह रही कि रूस के विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने ये कदम उठाया? असल में स्नेक आइलैंड वही जगह है जहां यूक्रेन की सेना ने कुछ रोज पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक नाव को ढेर कर देने का दावा किया था। बताया गया कि पुतिन उसी नाव पर सवार होकर काला सागर में तैनात अपनी नौसेना के बेड़े का जायजा लेते थे। माना जा रहा है कि पुतिन की बोट उड़ाने के बाद यूक्रेन की सेना के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने वहां अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की ठान ली और रूस अब दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के सबसे बड़े हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। उसके हमले में तबाह हुए यूक्रेन के इरपिन इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से इरपिन के कई इलाकों में भारी तबाही मची थी। रूसी हमले में वहां की कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इस बीच न्यूज 18 की टीम इरपिन के उस इलाके में पहुंची जहां हर तरफ बमों और मिसाइलों से हुए हमलों की निशानियां बिखरी पड़ी थी। उनमें एक पेट्रोल पंप भी था जिसका नामो निशान तक मिट गया। यही नहीं, पंप के पास कारों की सफाई के लिए बनाया गया शेड हो या फिर खाने पीने की चीजों की दुकानें, सब तहस नहस नजर आई। ये जो खेत है, इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इरपिन के इस इलाके पर रूसी सेना ने हमला नहीं किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए टूटी इमारतों का मलबा जस का तस पड़ा है और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर गए थे वो नहीं लौटे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने जंग में रूसी फौजियों को कैसे चकमा दिया, इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का एक सैनिक यूक्रेन के ठिकाने पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता नजर आया, जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बड़ी सावधानी से यूक्रेन के ठिकाने की तरफ बढ़ता गया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक उसे नजरअंदाज करते रहे। उसे लगा कि वो आसानी से यूक्रेन की टुकड़ी पर हमला बोल देगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये सब यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही वो सैनिक तय दूरी पर जाकर रुका, उसकी हर हरकत पर नजर बनाए यूक्रेन के एक ड्रोन ने वहां मिसाइल गिरा दी। यहाँ रूसी सैनिक ने मिसाइल दागी तो वहां ड्रोन ने अपना काम कर दिया, जिससे यूक्रेन पर धावा बोलने आए रूसी जवान के परखचे उड़ गए। इस हमले का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताया।
बीच नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने दावा किया कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस को 8 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका जताई और चेताया कि पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने यह भी दावा किया कि जो मौजूदा हालात हैं उनमें रूस का जीतना आसान नहीं है, इसलिए पुतिन बौखलाहट में 8 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस जंग के लंबा खिंचने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही। दावा है कि काम सिर्फ लाखों सैनिकों से नहीं बनेगा। जीत का रास्ता अगर खोलना है तो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु हथियार चलाना ही होगा। दावा किया गया कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की तादाद बढ़ा सकता है या फिर परमाणु हथियारों के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अगर पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे तो रूसी सेना में इसका विरोध शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में पुतिन को धूल चटाने के लिए अमेरिका ने वो दांव चल दिया है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को हराने के लिए चला था। राष्ट्रपति बाइडेन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए लैंड लीज बिल साइन कर दिया ताकि यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद आसानी से पहुंचाई जा सके, जिसके लिए तारीख भी चुनी गई एक दिन पहले की, यानी जब विक्ट्री डे पर पुतिन अपनी ताकत की नुमाइश में जुटे थे। तब व्हाइट हाउस में बाइडेन यूक्रेन में रूस के पर कतरने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ पुतिन के अगले कदम के बारे में सोच कर पूरी दुनिया की सांसें अटकी थी, दूसरी तरफ बाइडेन ऐसी बिसात बिछा रहे थे जो यूक्रेन में रूस का एंड कर दे। लैंड लीज एक्ट को अमेरिका की यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मदद बताया जा रहा है, ऐसी मदद जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने जिगरी से जिगरी दोस्त तक के लिए नहीं की। इसी वजह से बाइडेन की दरियादिली को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक कदम बताया। वैसे लैंड लीज बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने ही पास कर दिया था, जिसके बाद बाइडेन ने भी उस पर साइन कर दिए। पुतिन को हराने के लिए 81 साल पुरानी वो रणनीति अपनाई जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपनाई थी। 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और बाकी साथी देशों को हथियार देने के लिए लैंड लीज कानून बनाया था ताकि हिटलर के नाजी जर्मनी को हराया जा सके। उस लैंड लीज एक्ट से ब्रिटेन को काफी मदद मिली और विश्व युद्ध में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका ने उसी एक्ट को यूक्रेन के लिए एक बार फिर जिंदा किया, लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलटा हुआ है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस यानी तब का सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका की मदद उसे भी मिली थी। लेकिन इस बार अमेरिका की मदद मिलेगी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए। वैसे अमेरिका अब भी यूक्रेन को मदद भेज रहा है, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लैंड लीज एक्ट उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अमेरिका अपने हथियार, सैन्य सामान, दवा, खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान यूक्रेन को जल्दी ट्रांसफर कर सकेगा और फिर बाद में यूक्रेन उस मदद की कीमत अमेरिका को लौटाएगा। अब तक 380 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 29,000 करोड़ से ज्यादा की मदद यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन जब लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में है तो फिर अमेरिका क्यों उसमें कूद गया? माना वहां सामने अमेरिका का दुश्मन रूस है, लेकिन अमेरिका और जंग का रिश्ता सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं सिमटा है। लड़ाई इराक की हो, लीबिया की हो, सीरिया की हो या फिर यमन की, दुनिया के जिस भी कोने में कोई विवाद होता है अमेरिका उसमें किसी न किसी तरह कूद ही जाता है। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि अमेरिका लगभग हर देश के विवाद में क्यों उलझा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जंग जिन देशों के बीच छिड़ी होती है वो तो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका की चांदी हो जाती है, क्योंकि अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा निर्माता है और जंग बिना हथियारों के तो लड़ी जाएगी नहीं। इसलिए युद्ध हथियार बनाने वाली अमेरिका की कंपनियों को मालामाल कर देता है। और फिर युद्ध लड़कर अमेरिका का एक और फायदा है, वो जंग के जरिए खुद को हमेशा हीरो और रूस जैसे उसके दुश्मनों को विलेन दिखाने की कोशिश करता है। वो युद्ध को अपने प्रोपेगेंडा के बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तभी तो शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका के लिए जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। अमेरिका ऐसा देश है जो इस सदी की शुरुआत से लगातार जंग में उलझा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका खुद को महान और शांति के ऐसे दूत के तौर पर पेश करता है जो दुनिया में लोकतंत्र, इंसाफ और बराबरी चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में सरकार चाहे जो रही हो, वो जंग के जरिए अपने नागरिकों के मन में देशभक्ति का राग छेड़कर अपने देश के दुश्मन के खिलाफ गुस्सा भरकर अपने लिए समर्थन जुटाती रही है। अमेरिका में युद्ध को उसकी ताकत के साथ जोड़ दिया गया है और अमेरिका जैसी महाशक्ति हार कैसे सकती है? यही वजह है कि अमेरिका में कभी सेना पर सवाल नहीं उठते। इसके साथ ही युद्ध अमेरिका के लिए अपने नागरिकों का ध्यान घरेलू मुद्दों से भटकाने का
बहुत बड़ा पैंतरा भी है। जंग लड़ने से अमेरिका में बढ़ती गरीबी, आए दिन हो रही गोलीबारी की घटनाएं और कोरोना से निपटने में हुई बदइंतजामी जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं होती। मॉस्को में विक्ट्री डे पर कोई बड़ा ऐलान न होने की वजह से अब यूरोप में इस बात पर बेचैनी बढ़ने लगी है कि यूक्रेन की जंग का अंत कैसे होगा। यूरोप में उन विकल्पों पर बहस शुरू हो गई है जो इस जंग को खत्म कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि रूस यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को जंग में बदल दे। जैसे जैसे पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में जंग चल रही है, ऐसी अटकलें बढ़ती जा रही हैं। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन की जंग पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि या तो परमाणु हमला किया जाएगा या फिर जंग के ऐलान के साथ उसमें पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, लेकिन हुआ इसमें कुछ भी नहीं। इसके अलावा ऐसी 4 सूरत और हैं जो इस ऑपरेशन को जंग की तरफ ले जा सकती हैं, जिनमें बेहद अहम